जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छा चल रहा होगा। तो यार हम नेक्स्ट सेशन में आ गए हैं अपने न्यूज़पेपर रीडिंग के, या फिर मैं बोलूँ डेली करंट अफेयर्स के जो न्यूज़पेपर से रिलेटेड है। अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सीरीज़ के ऊपर। यार डिफेंस एग्ज़ाम में ना आपके करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बहुत ही प्रिडिक्टेबल करंट अफेयर्स आते हैं और इजी मार्क्स गेनिंग आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। तो इसीलिए आप डेली बेसिस पे ऐसी कोई सीरीज़ देखोगे तो आपको एंड ऑफ द एग्ज़ाम, जब आपका बिल्कुल एग्ज़ाम आ रहा होगा नियर बाय, तो आपको प्रेशर नहीं होगा कि 5-6 महीने का एक साथ वीडियो देखो, मंथली याद करो। बस अपना डेली से देख लेनी है, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप देखोगे एंड ऑफ द मंथ जब आप करंट अफेयर्स की वीडियो पढ़ोगे तो आपको ज़्यादातर चीज़ें आती होंगी, सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में बैठ जाएगी, क्योंकि हम एक एक चीज़ काफ़ी बार करते हैं इन वीडियोस में, है ना, क्योंकि डेली लेक्चर्स हैं। तो देखते हैं आज हमारे पास क्या है भाई, है ना। ठीक है सर। यस सर, बताइए। तो पहली हमारी न्यूज़ क्या है भाई। डेक्स क्लियर्ड फॉर मेत्री 2। मेत्री 2 इंडिया सेट टू चार्ट न्यू फ्रंटियर्स इन एंटार्क्टिका's आइसी वाइल्डरनेस। अब यार मेत्री 2 एक हमारा मिशन है एंटार्क्टिका के लिए, जो बहुत टाइम से चल रहा था। ये अनाउंस तो बहुत पहले ही हो गया था, बट अभी क्या हुआ है कि इसकी फाइनेंस मिनिस्टर ने या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इसके क्लियरेंस दे दिया, मतलब पैसे अलॉट हो चुके हैं इसके लिए। अब क्या है मेत्री 2, एक्चुअली एंटार्क्टिका के अंदर रिसर्च रिलेटेड बेसिस हैं हर कंट्री के, इंडिया के भी हैं भाई। इंडिया के 3 बेस आज तक की डेट तक सेटअप करे हमने। सबसे पहला था हमारा दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री ये हमारा सबसे पहला बेस था, कब? 1983। और ये हमें अपने प्यारे दोस्त रशिया की मदद से हमने सेटअप करा था। 1983 में कहाँ हम इतने एडवांस थे, रशिया और यूएस ही चल रहे थे तब तो, थोड़ा बहुत यूके भी। तो रशिया ही चल रहा था तब तो, यूएस तो बाद में सो के उठा था। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री हमने करा 1983, बहुत जल्दी सेटअप कर लिया था हमने। ये कमेंडेबल चीज़ है एक हमारी कंट्री की। अब अभी इसका क्या स्टेटस है, इट इज़ नॉट एक्टिव। ये बेचारा, अब स्टॉर्म वगैरह आते रहते हैं अंटार्कटिका में, वहाँ पे दब गया और ये एक्टिव नहीं है। बट बाकी के 2 और हैं जो वहाँ एक्टिव है, दैट इज मेत्री 1 एंड भारत। तो हमारे टोटल 3 मिशन थे, 3 सेटअप। एक उनमें से एक्टिव नहीं है और 2 हमारे एक्टिव हैं, मेत्री एंड भारत। ये तीसरा होने जा रहा है और ये सबसे बड़ा होगा, एडवांस होगा, ये सब चीज़ें हैं हमारी। अगर एंटार्क्टिका के बारे में 1-2 चीज़ें और जान लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या एंटार्क्टिका में हमारे 75% ऑफ फ्रेश वाटर स्टोरेज है ऑफ द वर्ल्ड। एंटार्क्टिका के अंदर 75% जो हुआ पानी जमा हुआ, इट इज़ फ्रेश वाटर, और 75% ऑफ द वर्ल्ड है। तभी तो हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग रोको भाई, अगर वो पानी, इतना सारा पानी स्टोर्ड है। और वो, ये तो फ्रेश वाटर की मैं बात कर रहा हूँ, नॉन फ्रेश जो फ्रेश नहीं है वो भी कितना सारा है। अगर वो सारा मेल्ट डाउन हो गया ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कभी कभी हम भूल जाते हैं हम पानी के बीच में रह रहे हैं, है ना, पानी हमारे बीच में नहीं है। तो बहुत पानी है भाई, तो इतना पानी है वहाँ पर। और आपको एक चीज़ और अगर ध्यान रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कि यूके पहली कंट्री था जिसने अपना पहली लेबॉर्ट्री या पहला मिशन एक्सपीडिशन वहाँ के लिए करा था। तो ये भी अच्छी बात है सर। ठीक है, अब बात ये है कि एंटार्क्टिका के बारे में एक चीज़ और थोड़ा सा मैं बता दूं कि एंटार्क्टिका इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। 7 कॉन्टिनेंट उसमें से फिफ्थ दिख भी रहा है ये। हाँ दिख रहा है, ठीक है। मेरे को मेरी फ्रेम का पता ही नहीं होता। 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई एंटार्क्टिका के बारे में। अब यार मैं एक चीज़ और आपको बोलूँगा, एक आपको छोटा सा होमवर्क बोलूँगा करने के लिए, कि ज्योग्राफी में क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी में ऐसे, कि कितने % वाटर कहाँ, फ्रेश वाटर कहाँ स्टोर्ड है, ग्राउंड वाटर कितने % वाटर बनाता है आपके फ्रेश वाटर का, रिवर्स कितने % बनाती हैं, एटमोस्फेरिक जो वाटर वेपर्स है वो कितना % बनाते हैं टोटल फ्रेश वाटर का। ये हो गया फ्रेश वाटर। एक हो गया नॉर्मल वाटर का भी, कितना % ओशन के अंदर है, कितना % ग्राउंड वाटर में, रिवर में, ये सब चीज़ें। ये एक बार मुझे देख के बताओ। कुछ नहीं करना होता आपको, बस चैट जीपीटी पे जाओ और ये लिखो
परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर और एंड में यूपीएससी लिख दिया करो नीचे, जिससे क्या है कि वो यूपीएससी वेबसाइट से ही या फिर जो रिनोन वेबसाइट्स है वहाँ से ही सोर्स उठाया करेगा और एक्यूरेट सोर्स। तो वहाँ पे आप देख सकते हो और खुद से मुझे भी बताओ, मुझे नहीं पता आप कमेंट में बताओ मुझे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या है आपके लिए न्यूज़। इन दिल्ली एनसीआर एयर क्वालिटी टू टर्न पुअर बाय मिड वीक, फार्म फायर्स पिकिंग अप। अब यार एयर क्वालिटी हॉट टॉपिक होता ही है। अब इसके थ्रू मैं आपको एक दो चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे। दिल्ली में एयर प्रॉब्लम दिल्ली एनसीआर में नई नहीं है, और आपकी स्टबल बर्निंग, वो जो आपकी धान के बाद बचा हुआ दैट इज रेजिड्यू, चावल के बाद का बचा हुआ जो रेजिड्यू होता है उसको जला देते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पे इस आर्टिकल में दिया हुआ था दो तीन चीज़ें, वो मैं शेयर करूँगा। विंड्स, कि भाई अभी तक हमारी दिल्ली की हवा काफ़ी साफ थी, अब खराब होने वाली। क्यों साफ चल रही थी कुछ टाइम से? रीज़न थी विंड। यार विंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमारी जोग्राफिकल या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए। क्लाइमेटिक कंडीशंस में विंड क्या रोल प्ले करती है कि अगर विंड चलेगी तो आपके पॉल्यूशन मेकिंग पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स जो एटमॉस्फेयर में जो भी चीज़ पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है उसको लेके जाएगी अपने साथ। ज़्यादातर क्या होती है PM2, 2.5, PM10, है ना, ये सब पार्टिकल मैटर, ये साइज हैं, साइज ऑफ पार्टिकल्स। ये सभी पढ़ते हैं हम न्यूज़पेपर में कि ये बहुत हार्मफुल होते हैं। ये पार्टिकल्स को लेके जाती रहती है अपने साथ, हवा क्लियर रहती है। जैसी हवा चलनी बंद होती है, तभी तो दिल्ली में मेन प्रॉब्लम विंड की है मेरे भाई। अगर पूरे टाइम विंड चलती रहे सर्दियों में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दिल्ली में एक कंडीशन क्रिएट हो जाती है दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। ये आपकी ज्योग्राफी का टॉपिक है और पूछा जाता है। इन्वर्जन में क्या होता है कि लैक ऑफ एयर, हवा चल नहीं रही, पार्टिकल्स जहां के जहां है वहीं पे रुके हुए हैं। और क्या होता है? क्लाउड फॉर्मेशन हो गई है, आपकी सनरेज भी ब्लॉक हो गई है ऊपर से। तो एक तरह से चेम्बर बन जाता है। हॉट गैस का चेम्बर होता है ना, जो हिटलर ने करा था लोगों को मारने के लिए। ऐसा रेफरेंस देना नहीं चाहिए, बट ऐसे ही आपको ध्यान होता है। तो एक चेम्बर बन जाता है जहां से पार्टिकल ना एस्केप कर पा रहे हैं, ना इधर उधर कहीं जा पा रहे हैं। ये ठीक कब होता है? जब हवा चलती है। हवा चलेगी, क्लाउड्स हटेंगे, आपके सन रेज आएंगी, पार्टिकल्स इधर उधर भागेंगे, तो हवा क्लियर होगी। ये होता है विंड का रोल। और क्या बोला कि भाई अच्छी रेनफॉल हो रही थी इस बार, प्रोलॉन्ग्ड रेनफॉल, एक्सटेंडेड रेनफॉल हुई है, तो उसकी वजह से भी एयर क्लियर थी आपकी। बट अब क्या होगा कि आपका कौन सा सीज़न आ रहा है? राबी सीज़न। राबी सीज़न आपका कब से कब तक होता है? सितंबर अक्टूबर से आपके फरवरी मार्च तक, जनवरी फरवरी तक लगा लो। इसमें कौन सी मेजर क्रॉप होती है आपकी? वीट उगाई जाती है। तो वीट उगाने के लिए पुरानी क्रॉप हटानी पड़ेगी। और इस बार तो और ज़्यादा स्टबल बर्निंग देखी जाएगी पंजाब में। क्यों? पंजाब में फ्लड्स आए हैं। फ्लड्स आने की वजह से और रेनफॉल की वजह से आपका जो सोइंग सीजन है वीट का, राबी सीजन, या फिर मैं बोल सकता हूँ जो आपके चावल कटने का सीजन है, हार्वेस्टिंग सीजन है, वो क्या हो गया? एक्सटेंड हो गया, बढ़ गया। तो फार्मर्स को अब जल्दी होगी कि यार हटाओ उस चावल को, जल्दी स्टबल को छोड़ो तरीके, बाकी आप इसे जला दो। तो यही इस आर्टिकल में बात थी और अच्छा आर्टिकल था, तो मैंने कहा शेयर करो। कुछ टॉपिक्स जो मेरे को लगे वो मैंने बता दिए। राबी क्रॉप्स देखो, अभी देखो। तो यार इन लेक्चर्स का यही तो मतलब है, जो टॉपिक्स आपके सामने आ रहे हैं उसको देखो। मैं बता रहा हूँ आपको राबी क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, याद कर रखो 100%। राबी और खारिफ कौन कौन सी होती है। मैंने पर्सनल ट्रिक करी थी, 2 फैमिली बना लो। राबी बना लो वीट फैमिली, खारिफ बना लो राइस फैमिली, है ना। आपकी राबी के अंदर क्या होते हैं, और मैंने ये सब करा था कि जो राबी में आती हैं वो ज़्यादातर हमारे नॉर्थ इंडिया में हाउस होल्ड्स में चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं। दे आर वेरी हेल्दी। वीट हो गया आपका सरसों हो गया आपका, ये सारी चीज़ें मैंने करी थी। और खारिफ के अंदर चावल हो गया, शुगर केन हो गया, वो फैमिली। अपना कुछ कैसे भी याद करो। इन्वर्जन देखो क्या होता है, क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती है इन्वर्जन के लिए। हवा ना चले, है ना, नाइट, ऐसा बोला जाता है बुक्स में ज़्यादातर एक फ्रेज है कि भाई कोल्ड विदाउट विंड क्लाउडी नाइट्स, उस टाइम पे इन्वर्जन देखा जाता है। देखो क्या होता है ना। तो ये सब चीज़ें आगे देखते हैं दोस्तों। एक स्टडी है आपकी, क्या स्टडी है सर? अभी आपका वर्ल्ड हेल्थ समिट हुआ था। वर्ल्ड हेल्थ समिट कहाँ पे हुआ था आपका? बर्लिन में, जर्मनी, बर्लिन।
जर्मनी में। अब यार ये समिट के अंदर एक स्टडी ने बोला कि इंडिया, सबके बारे में बताया, इंडिया के बारे में बताया कि भाई इंडिया में सबसे ज़्यादा पहले डेथ्स किस वजह से हो रही थी, इन्फेक्शंस की वजह से। अब वो ट्रेंड इन्फेक्शन से ज़्यादा डेथ किसकी वजह से हो रही है, NCD की वजह से, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की वजह से। इन्फेक्शियस डिसीज जो कि कम्युनिकेट हो सकते हैं, खांसी जुकाम हो गया, कोविड हो गया, ये सब इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शन इज व्हाट, आपके हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो आपकी ट्रांसफर नहीं, कैंसर हो गया फॉर एग्जांपल, ये सारी यार नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। इसमें से मेन आता है हार्ट। तो इसमें इस स्टडी में बताया कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज पे शिफ्ट हो रहा है ट्रेंड, बिल्कुल। प्लस नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में भी बताया कि हार्ट प्रॉब्लम्स मेजरली डेथ्स कॉज कर रही हैं। तो ये देख सकते हो आप। और क्या प्रॉब्लम है भाई, कि भाई एक और चीज़ बताई, स्टीप राइज इन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, आपकी एंजाइटी और आपका डिप्रेशन, इसमें बहुत ज़्यादा राइज हुआ है, अराउंड 63% इसमें, और इसके अंदर कितना अराउंड 20% के आसपास डिप्रेशन में, 25 के आसपास। तो मेंटल हेल्थ देखो, मेरे हिसाब से तो, मेरी थ्योरी के हिसाब से तो, अब जैसे जैसे पूरे वर्ल्ड का आपका GDP बढ़ रही है तो बेसिक नीड्स कंप्लीट होती जा रही है। पहले लड़ाई रोटी कपड़ा मकान की थी, अब लोगों को रोटी कपड़ा मकान आ गए हैं। तो पहले बीमारी होती थी, हॉस्पिटल वगैरह इन सब की, अब हॉस्पिटल्स वगैरह की फैसिलिटीज़ मिलने लगी है। अब नई बीमारी, नया ट्रेंड आएगा, मेंटल डिसऑर्डर्स, यही सब, एंजाइटी, डिप्रेशन। तो भाई पढ़ाई करो, बट लाइफ पढ़ने के लिए नहीं, एंजॉय करने के लिए भी है। अपना डेली दोस्तों से मिल लिया करो, अपना कोई डिप्रेशन उप्रेशन नहीं, अपना एंजॉय करो, दांत फाड़ो, हमारे यहाँ बोलते दांत फाड़ना है ना, हंसा करो अपना, कोई भी बात लेके। कहते हैं ना, जो थोड़े से पागल होते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं, हंसते खेलते रहते हैं, चाहे वो लाइफ में कुछ ज़्यादा चीज़ उखाड़े ना, बट वो खुश ज़रूर रहते हैं। तो वो आपको ध्यान रखना चाहिए, अपना डेली मिलो दोस्तों से और हंसो। तो ये चीज़ है। एक चीज़ और इस रिपोर्ट में बताई गई कि इंडिया के अंदर, मेरा यार फीस, हाँ, एक चीज़ और इस रिपोर्ट में बताई मेरे दोस्तों कि भाई आपका क्या बताया कि हाँ, आपका लाइफ स्पैन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मतलब कितने साल जिएगा आदमी, इंडिया की बढ़ गई है 1990 से, और 2023 की रिपोर्ट है। तो कितनी बढ़ गई है, 13 साल बढ़ गई है। काफ़ी ज़्यादा मेजर इंक्रीज है। हम सबको पता है, पिछले साल 2022 की रिपोर्ट थी, वो आई शायद 23-24 में थी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंडिया का। तो उसमें काफ़ी प्रेज करा था हमें वर्ल्ड हेल्थ और WHO ने और UN की काफ़ी एजेंसीज ने। हमने कोई बहुत सारे लोग आपने पुअर्टी से बाहर लाए थे, इंडिया में अभी आए थे पिछले 5-7 साल में, बहुत सारे लोग, लाइक मिलियंस ऑफ पीपल केम आउट फ्रॉम पुअर्टी। तो ऑब्वियसली इकोनॉमी बढ़ती है, इकोनॉमी ग्रो हो रही है, GDP बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, फैसिलिटीज़ आ रही हैं, तो गरीबी से बाहर तो आएंगे ही आएंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ी है हमारी, ये पता होना यार। इसमें रटना कुछ नहीं है, जो चीज़ मैं बोलता हूँ सुनते जाओ, जो लगे उसके बारे में पढ़ लो, रिसर्च कर लो, थोड़ा सा ज़्यादा डीप नहीं। और जो मैं क्लियर कह रहा हूँ कि ये तो पढ़ो, तो वो तो पढ़ो ही, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, डजंट किल्ड इन बॉर्डर क्लैशेस वर्सेस बिटवीन पाक एंड अफगान। अब भाई ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, कि भाई पाकिस्तान ने, जैसे आजकल चल रहा है, क्या चल रहा है कि भाई अब लोग एग्रेसिव मोड ले रहे हैं टूवर्ड्स टू प्रोटेक्ट देयर सोवेरेनिटी ऑफ देयर कंट्री एंड टू प्रोटेक्ट देयर कंट्री बेसिकली। कि भाई पाकिस्तान ने भी क्या करा है, एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है अफगानिस्तान की, तहरीक ए अफगान पाकिस्तान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तहरीक तालिबान, सॉरी, TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ठीक, ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये पाकिस्तान में भी थोड़ा टेरर एक्टिविटीज़ करती है। ऑब्वियसली ये कि थाली के चट्टे बट्टे हैं। अफगानिस्तान में जो तालिबान है, ये राइज ही पाकिस्तान ने करा था एक टाइम पे, अब उसी का वो फ्रूट बेयर कर रहा है। तो पाकिस्तान तो इज़ नॉट अ विक्टिम ऑफ एनी टेररिज्म एक्टिविटी, इट इज़ अ स्पॉन्सर ऑफ इट। तो पाकिस्तान ने इनको अटैक करने के लिए एयर स्ट्राइक करी, जैसे हमारा इस बहुत सारी जगह आजकल चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है ना, हर जगह एयर स्ट्राइक कर दो। तो इसने भी काबुल के ऊपर एयर स्ट्राइक करी पाकिस्तान ने, TTP के लीडर को मारने के लिए। तब से इनके बीच टेंशंस बढ़ गई हैं और बॉर्डर क्लैशेस हुए अभी, जिसमें मैसिव नंबर्स क्लेम करे जा रहे हैं ऑफ डेथ। अफगानिस्तान कह रहा है कि भाई हमने अराउंड 200 के अराउंड 150 के अराउंड लोग सोल्जर्स मार दिए। पाकिस्तान कह रहा है हमने 200+
अफगानिस्तान के आदमी मार दिए, तो मतलब इट्स अ बिग नंबर, है ना। तो क्लैशेस हुए हैं, कहाँ पे हुए हैं? आपका एक डूरंड लाइन। डूरंड लाइन क्या है? डूरंड लाइन इज द line demarcating border between Pakistan and Afghanistan, and it is also demarcating border of demarcating line between India and Afghanistan obviously. अब हम देखें अगर, तो डूरंड लाइन आपको पता होनी चाहिए, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में भी यही है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में भी यही है, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया और अफगानिस्तान इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन से पहले ही इंडिपेंडेंट हो गया था, तो ये लाइन पहले ही बनानी पड़ गई, तो इसलिए दोनों के लिए कॉमन लाइन है। ठीक है मेरे दोस्तों, कब इंडिपेंडेंट हुआ था अफगानिस्तान? ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री का थोड़ा पता होना चाहिए, हल्का बहुत आइडिया होना चाहिए। इंडिया से थोड़ा सा ही पहले हुआ था मेरे हिसाब से, मुझे पक्का नहीं याद, थोड़ा ही पहले, 10 से 1 साल पहले हो गया था शायद इंडिया से। ठीक है, डूरंड लाइन में भी एक कॉरिडोर है, क्या नाम है? चमन। अब मैं इसको पता नहीं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं। चमन हमारे लॉन्डो का अपना नाम है, चमन, चामाल होगा, पता नहीं क्या होगा, बट यही है, चमन बॉर्डर क्रॉसिंग। ठीक है, तो इस क्रॉसिंग के पास कन्फ्लिक्ट हुए, तो ये नाम, डूरंड लाइन, ये सब अपने को पता होना चाहिए। अब एक बार जल्दी से वो देख लेते हैं कि भाई कहाँ पे है ये डूरंड लाइन। सर्च करते हैं, मैप्स देख लेने चाहिए, मजा आता है। तो ये देखो, पार्टीशन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान इस पार्टीशन को ना कम मानता है, जैसे कि हर जगह के हर कंट्री में है भाई, ये वैसे तो मानते नहीं है पार्टीशन को। तो ये जो लाइन जा रही है, यही डूरंड लाइन है। इंडिया और अफगानिस्तान देखो यहाँ मिलते हैं, ये POK के अंदर पड़ता है। ये छोटा सा, अगर हम देखेंगे भी, अगर एक पेपर में कहीं पूछे भी कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ है हमारा और शॉर्टेस्ट बॉर्डर किसके साथ है, तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर हमारा बांग्लादेश के साथ है और शॉर्टेस्ट बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान के साथ है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो ये लाइन देख रहे हो आप, क्लियर, ये डिमार्केशन देख रहे हो आप लोग, वेरी नाइस। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का सेशन। डेली देखो, डेली सुनो, ज़्यादा देखो, रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो कि इमीडिएट रिजल्ट क्या और आ रहा है इस सेशन से, या फिर इमीडिएट रिजल्ट चीज़ों में मत ढूंढो, बस आंख बंद करके करते रहो। डेली रोटी भी तो खाते हो, नहाते हो, कुछ तो करते हो, तो ये भी डेली करते रहो। मैं बता रहा हूँ बहुत इफेक्टिव है यार, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, एंजॉय करो भाई।